हेलो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ इतिहास की पहली श्रृंखला जिसमें हम लोग जानेंगे कि इतिहास होता क्या है और किस तरह से इतिहास बना, कैसे लोगों ने उसे जाना और कैसे पढ़ा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पृथ्वी के निर्माण के बाद से जो भी प्रक्रियाएं हुई और सबसे पहला जो प्रमाणिक साक्ष्य मिलता है इतिहास के रूप में वो हड़प्पा सभ्यता। लेकिन क्या उसके पहले कोई सभ्यता नहीं थी या उसके पहले कोई जीवन नहीं था? तो आप सभी को पता है कि इतिहास को हम 3 कालखंडों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, यानी प्राचीन इतिहास। दूसरा जो हम लोग कालखंड देखेंगे वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास, यानी कि मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा जो हम लोग कालखंड देखेंगे वो है आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि आधुनिक इतिहास, ठीक है। आधुनिक इतिहास के बाद से हम लोग इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। जब मान लीजिए हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत को भी कई भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में जो पहला टर्म आप लोग देखोगे ये आता है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 चीजें हैं। देखिए, एक है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब एक ऐसा काल जिस समय हड़प्पा सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। प्रागैतिहासिक काल का मतलब ऐसा काल जो आदि मानव से जुड़ा हुआ है। ना उस समय के लोग पढ़े लिखे थे, ना कोई लिपियां मिली है और ना ही कोई साक्ष्य मिला है। ऐसे काल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। यानी प्राचीन इतिहास का अगर हम डिवाइडेशन करें 3 भाग में तो पहला है प्रागैतिहासिक, ठीक है। और दूसरा अगर हम लोग बात करें कि दूसरे काल को देखें तो एक होता है ऐतिहासिक, सॉरी, एक है आदि ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक काल, ठीक है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रागैतिहासिक के, यानी प्रागैतिहासिक का जो काल है वो ऐसे काल को कहा जाता है जिस समय लिपियों का विकास नहीं हुआ था, लिपियों का ज्ञान नहीं हुआ था। ऐसे काल को हम प्रागैतिहासिक में रखते हैं। जैसे कि जो आदि मानव थे, जो भी उस समय की सभ्यताएं थी, जो भी हथियार वगैरह मिले हैं, जिन्हें खुदाई के द्वारा खोद के निकाला गया है, तो हम मानते हैं कि वो प्रागैतिहासिक था। लेकिन जब हम लोग आदि ऐतिहासिक को पढ़ते हैं तो आदि ऐतिहासिक का मतलब एक ऐसी सभ्यता जिस समय लिपियों का ज्ञान था लेकिन उसकी लिपियों को पढ़ा नहीं गया हो। तो ये सभी आप सभी को पता है कि वो हड़प्पा सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। चित्रात्मक का मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे चित्र बना हुआ है उस चित्र को देख के अनुमान लगाना। मूलतः हड़प्पा सभ्यता की जो भी खोज है और जो भी स्रोत आपके पास मिले हैं वो अनुमान पे है। अनुमान इन द सेंस क्या होता है? अनुमान लगाना किसी चीज का कि हो सकता है कि कल बारिश होगी, नहीं भी हो सकती है, तो ये होता है क्या? अनुमान हो जाएगा। अनुमान का मतलब क्या होता है? जैसे कि हड़प्पा से कालीबंगा से लोथल से बनवाली से क्या मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं तो ऐसा माना जाता है कि वहां पे पूजा हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन किस चीज की पूजा हो रही है ये नहीं पता, क्योंकि अग्निकुंड है तो हो सकता है किसी की गृह प्रवेश की पूजा हो सकता है किसी के शादी का मंडप सजा हो सकता है किसी का दाह संस्कार किया जा रहा हो। तो कई सारी चीजें हो सकती है, ये हो सकता पे डिपेंड हो जाता है। तो ये आदि ऐतिहासिक है। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं दिखाया गया है कि कुछ महिलाएं हैं जो चित्र बना रही हैं, ऐसी लिपियां मिली हुई, तो वो चित्र क्यों बना रही हैं? हो सकता है कि उनके घर में शादी हो और कोबर घर सजा रही हैं। कोबर घर का मतलब क्या होता है? दूल्हा दुल्हन का कमरा जो होता है ना उसमें कोबर लिखा जाता है, तो वो कोबर घर होता है। हो सकता है कि प्राकृतिक पूजा को, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, जैसे हमारे यहाँ 5 जून को पर्यावरण मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस, तो वैसे ही हो सकता है कि पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ वैसी चीजें बना रही होंगी। तो कई सारी चीजें हैं, अनुमान है। तो वो क्या है? आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, ठीक है। तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल है ये वाला 3 नंबर। ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सभ्यता जिस समय लिपियों का ज्ञान भी हुआ और उसकी लिपियों को पढ़ा भी गया सरलता पूर्वक। जैसे कि महाजनपद काल के बाद से अब देखोगे बौद्ध और जैन का काल जब आएगा तो पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में, है ना, फिर संस्कृत, अवधी, मगही, कई सारी भाषाओं का विकास हुआ और उसे पढ़ा भी गया, जाना भी गया और समझा भी गया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? ये ऐतिहासिक काल है जिसके साक्ष्य भी उपलब्ध है और जिसे हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में चलेंगे। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी हम लोग कई कालखंड में डिवाइड करके देखेंगे। जैसे पहला कालखंड अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखेंगे तो उसे क्या बोला जाता है? हाँ, उसे बोला जाता है पूर्व मध्य काल, यानी पीछे की जो घटनाएं हैं उससे रिलेट करते हुए, ठीक है।
इसमें क्या क्या देखेंगे हम लोग पूर्व मध्यकाल में? इसमें हम लोग जैसे कि जितने भी राजपूत वंश है, जो भी गुर्जर प्रतिहार है, कछवाहा वंश है, यादव वंश है, होयसल वंश है, इन सभी वंशों को देखेंगे साथ में। उसके अलावा एक एक जो वंश आएगा वो आएगा सल्तनत कालीन, मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत कालीन आएगा, सल्तनत काल। ठीक है, सल्तनत काल। अब सल्तनत काल के अंतर्गत हम लोग कई सारी चीजों को, कई सारे शासकों को देखेंगे। जैसे कि आप उसमें सल्तनत काल में पढ़ोगे कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, बलबन को, रजिया सुल्तान को, अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक को। ये सब क्या है? सल्तनत कालीन है। और उसके बाद जो तीसरा खंड इसका आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है मुगल काल। ठीक है, अब मुगल काल में क्या देखेंगे हम लोग? मुगल काल में जो सबसे पहला शासक आएगा वो था बाबर, फिर हुमायूं, जहांगीर, नूरजहां के साथ जहांगीर, है ना, शाहजहां, ताजमहल, इन सभी चीजों को स्थापत्य कला की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो फिर हम लोग उसमें देखेंगे मुगल काल को। और जब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो आधुनिक भारत के इतिहास को भी हम लोग 3 काल खंडों में डिवाइड करके देखेंगे। अगले पेज पे देखते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। अब आधुनिक भारत के इतिहास को भी हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। ठीक है, पहला जो पार्ट हम लोग देखेंगे वो है, उसको बोला जाता है उत्तरोत्तर मुगल काल। ठीक है, या उत्तरोत्तर आधुनिक भारत। इसमें क्या देखेंगे? जैसे इसमें हम लोग देखेंगे औरंगजेब के बाद के जो भी शासक हुए हैं और बहादुर शाह जफर तक के शासनकाल को। बहादुर शाह जफर के बाद का जो काल होगा वो आएगा 1857 से लेकर के, कब तक के काल को देखेंगे? 1857 से लेकर के 1916 तक के काल को देखेंगे। ठीक है, ये एक चरण हो गया। उसके बाद तीसरा जो चरण देखेंगे हम लोग 1917 से, यानी चंपारण सत्याग्रह बिहार में। जैसे कि आप सभी को पता है कि चंपारण सत्याग्रह बिहार में भारत की भूमि से होने वाले गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह था, है ना। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने किया था, लेकिन गांधी की वापसी कब होती है? 9 जनवरी 1915 को। और उसके बाद से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत होगी। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत के बाद से, उसके बाद से जो आप देखोगे टाइम पीरियड, तो 1917 से 1942 तक माना जाता है। ठीक है, 42 में भारत छोड़ो होगा। ठीक है, और भारत छोड़ो के बाद से प्रक्रिया ऑलमोस्ट शुरू हो जाती है भारत को आजाद कराने के लिए। उसके बाद से 1942 के और बीच के क्रम को देखेंगे, आजादी के समय का भारत। ठीक है, इसको बोला जाता है आजादी के समय का भारत। तो ये क्या है? आजादी के समय का भारत का जो टाइम पीरियड है, यानी 1942 से लेकर के 1947 के घटनाक्रम को देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे आजादी के बाद का भारत। ठीक है, आजादी के, जिसे पोस्ट इंडिपेंडेंट कहा जाता है, आजादी के बाद का भारत। अब ये टाइम पीरियड क्या होता है? जितने भी संवैधानिक विकास हुए हैं और जो भी प्रक्रियाएं हुई हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 1947 से लेकर के 1950-52 तक लगभग देखा जाएगा। तो कुल इतने खंडों में डिवाइड करके हम लोग रखेंगे। दूसरी बात, एक और चीज मैं कहना चाहूंगी आप लोग को, इतिहास जब भी पढ़िए तो ये मान के पढ़िए कि बहुत सारी चीजें विवादित और काल्पनिक मिलेंगी, लेकिन हमें उतना ही पढ़ना है जितने से हमारा सिलेक्शन हो जाए। और सबसे बड़ी चीज कि जो बच्चे ऑप्शनल रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ा फायदा है इतिहास को ऑप्शनल रखने का। रीजन उसके पीछे ये होता है कि ये आपके जीएस पेपर में भी हेल्प करेगा, है ना। और जीएस पेपर के अलावा आपको जीएस मेंस में भी, उसके अलावा इंटरव्यू में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। कई बार इंटरव्यू में अच्छे खासे सवाल इतिहास से पूछ लिए जाते हैं। तो इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पढ़ने के अनेकों फायदे हैं। एक तो पहले आप देश दुनिया को जान पाते हो कि क्या था, कैसे बना और कैसे चल रहा है ना, कंपेयर करके। दूसरी चीज ये है कि आप जब इतिहास को पढ़ते हो तो दुनिया को देखने के आपके नजरिए बदल जाते हैं, आप चीजों को गहराई से समझने लगते हैं। इतिहास होता ही इसीलिए है कि आप इतिहास को देख करके जानो, समझो और फिर वो गलती दोबारा ना करो, है ना। तो इसीलिए तो ये सारी चीजें हैं, इतिहास पढ़ने के अपने फायदे हैं। तो मैं डेली एक श्रृंखला आपके साथ जुड़ रही हूँ और इतिहास से लेकर के आऊंगी और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगी। आज ये पहला क्लास था इस श्रृंखला का, फिर मैं कल मिलूंगी कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू क्लास।